हम क्या सीख रहे हैं पता है? लॉस ऑफ प्रॉफिट, फायर इंश्योरेंस क्लेम। हम सीख रहे हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट, फायर इंश्योरेंस क्लेम। बैकग्राउंड क्या है? इफ द फायर हैज टेकन प्लेस or business is affected, we lose the profit. So we should make a claim for the loss of profit to the insurance company once we take the loss of profit policy. पर अब हम क्या सीखने वाले हैं पता है? हमारी पॉलिसी कितने की होनी चाहिए। सपोज मुझे कुछ भी लॉस नहीं होना चाहिए, फुल्ली इंश्योर्ड करना है, तो मेरी पॉलिसी कितने की होनी चाहिए? लेट्स सी, हमारी पॉलिसी कितने की होनी चाहिए। हमको पॉलिसी कितने की लेनी चाहिए, लेट्स सी दैट। अच्छा, इंटरेस्टिंग फंडा है। हमारी पॉलिसी कितने की लेनी चाहिए, मैं एक जस्ट जनरल बात कर रहा हूं। हम जो अभी सीख रहे हैं वो है डिटर्मिनेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, व्हाट शुड बी द पॉलिसी अमाउंट। ठीक है, ध्यान से देखना, मुझे मदद करना। व्हाट शुड बी द पॉलिसी अमाउंट। तो सुनना, मैं एक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा हूं। तुम मुझे मदद करना, मुझे पॉलिसी कितनी लेनी चाहिए। इधर सेल्स है, इधर वेरिएबल कॉस्ट है, ज्यादा ही है, चलो 6 लाख लिख देता हूं बस। जीपी 4 लाख है, फिक्स कॉस्ट, इसको स्टैंडिंग चार्जेस बोलते हैं ना। फिक्स कॉस्ट मतलब से हम जो रेंट, लैंडलॉर्ड को रेंट देते हैं ना, फिक्स कॉस्ट। सपोज मैं चाहता हूं मेरा कुछ भी नुकसान ना हो जाए, मतलब इफ द फायर टेक्स प्लेस एंड आई वांट माई सेल्फ टू बी फुल्ली इंश्योर्ड, पॉलिसी कितने की लेनी चाहिए। तो आंसर, मेरे को पॉलिसी सिर्फ 3 लाख के प्रॉफिट की नहीं लेनी चाहिए। सपोज मुझे 3 लाख प्रॉफिट, आई मीन मैंने पॉलिसी सिर्फ आग लगा, लेट्स से समझने के लिए, फायर हैज टेकन प्लेस, ओके, आग लगा, बिजनेस बंद हो गया, और सपोज मेरी पॉलिसी ओनली 3 लाख की है ना, तो इंश्योरेंस कंपनी ने आके 3 लाख चेक दे दिया। जैसे इंश्योरेंस कंपनी ने आके 3 लाख रुपीस का चेक दे दिया, फिक्स कॉस्ट वाले बोलते हैं मेरा तो रेंट दे दो, मेरा रेंट दे देंगे तो मेरे पास तो ओनली 2 लाख बचेगा, तो मैं तो नुकसान हो जाएगा। तो पता है, मेरे हाथ में 3 लाख आना चाहिए आफ्टर स्पेंडिंग ऑल फिक्स कॉस्ट। तो पता है पॉलिसी कितने की लेनी चाहिए, मेरी पॉलिसी कितने की लेनी चाहिए, नेट प्रॉफिट मेरे हाथ में 3 लाख आना चाहिए आफ्टर ऑल फिक्स कॉस्ट, स्टैंडिंग चार्जेस लाइक रेंट। तो पता है मेरी पॉलिसी ये होनी चाहिए, एंड दैट इज नथिंग बट योर जीपी। याद रखना, पॉलिसी जीपी की होनी चाहिए, ओके। मेरी पॉलिसी जीपी की होनी चाहिए। तो मैंने सपोज 4 लाख की पॉलिसी लेना है, मुझे अगले साल सेम ये जो अभी है, हाँ, ये लास्ट ईयर का है, सेम टू सेम करंट ईयर में आने वाला है ना, तो मेरी पॉलिसी मैं 4 लाख की लेने वाला हूं। वाई 4 लाख की पॉलिसी लेने वाला हूं? क्योंकि आफ्टर स्पेंडिंग रेंट ऑफ 1 लाख विच इज अ फिक्स कॉस्ट, मुझे 4 लाख मेरे हाथ, मुझे 3 लाख का प्रॉफिट मेरे हाथ में चाहिए। ये बात आप लोग को समझ में आया? हमको पॉलिसी किसकी लेनी चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट की। क्यों ग्रॉस प्रॉफिट की पॉलिसी लेनी चाहिए? क्योंकि मुझे 3 लाख रुपीस प्रॉफिट आई वांट,
and that is possible once I pay the rent of 1 lakh standing charges. So my policy amount should be equal to nothing but my GP. कितने लोग को ये समझ में आया? My policy amount should be nothing but the GP. जो मेरा लास्ट ईयर का GP है, as if ये सेम टू सेम करंट ईयर में आने वाला है, तो मेरी पॉलिसी इतने की होनी चाहिए. सपोज करंट ईयर में मेरा GP 450 होने वाला है, मतलब मेरा सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली बढ़ रहा है, ये इंक्रीज होने वाला है, ये इंक्रीज होने वाला है, तो ऑब्वियसली मेरा नेट प्रॉफिट 350 होना चाहिए. सो बताएंगे आप मेरी नेट पॉलिसी अभी कितने की होनी चाहिए? अभी मेरी पॉलिसी 350 प्लस 1 लाख 450 की होनी चाहिए. सो ये पहले की पॉलिसी है, तो जो भी इंक्रीज इन GP है, दैट मीन्स ये मेरा लाइकली GP है, इतने की पॉलिसी होनी चाहिए. याद रखना, लाइकली GP की पॉलिसी होनी चाहिए. सपोज मेरा फिक्स कॉस्ट 20 और बढ़ रहा है, मेरा फिक्स कॉस्ट भी 20 बढ़ रहा है, तो आप बता सकते हैं मेरी पॉलिसी अभी कितनी की होनी चाहिए? मेरी पॉलिसी अभी होनी चाहिए एडिशनल फिक्स कॉस्ट. ये मेरी पॉलिसी, क्योंकि नहीं तो मेरा वापस नुकसान हो जाएगा. फिक्स कॉस्ट 20 का बढ़ रहा है, ओके, तो मेरी पॉलिसी होनी चाहिए 470 की. सपोज फिक्स कॉस्ट बढ़ रहा है, मुझे इतना कमाना है, तो अभी अल्टीमेटली हमारी फॉर्मूला क्या बनी? अल्टीमेटली हमारी फॉर्मूला क्या बनी? पॉलिसी कितने की लेनी चाहिए? अब ध्यान से सुनो, पॉलिसी कितने की लेनी चाहिए? आंसर, जो लास्ट ईयर का GP है वो, प्लस एडिशनल GP जो मैं करंट ईयर में करने वाला हूं, ये दोनों मिलकर इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड GP एंड एडिशनल फिक्स कॉस्ट. ये मेरी पॉलिसी अमाउंट है. ठीक है, हम पॉलिसी इतने की लेंगे. बताओ पॉलिसी कितने की लेंगे? मेरा जो लास्ट ईयर का GP है प्लस करंट ईयर का GP है, दोनों मिलाकर आई कॉल इट एक्सपेक्टेड GP प्लस एडिशनल फिक्स कॉस्ट. क्या बोला मैंने? एडिशनल फिक्स कॉस्ट जो मुझे लगने वाला है, इतने की मैं पॉलिसी लेने वाला हूं. चलो ये बात हम लोग लिखते हैं. मैं अभी कुछ बातें लिखता हूं, आप भी लिखना स्टार्ट करो. In this case, we have to find amount of insurance policy to be taken in case of, हमारा ये फायर इंश्योरेंस क्लेम का आखिरी टॉपिक चल रहा है, आखिरी पार्ट. पहले हमने लॉस ऑफ स्टॉक देखा, लॉस ऑफ प्रॉफिट देखा, अभी पॉलिसी कितने की लेनी इन केस ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट. In this question, variable expenses, fixed expenses, sales, etc. would be given. Following steps required. Calculate last year GP ratio. By the formula
GP upon sales into 100, और यही फॉर्मूला हम ऐसे भी करते हैं ना, नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस, एक ही आंसर आएगा, माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम. दिस इज नथिंग बट द जीपी. एक ही बात है, एक ही होता है ये. हाँ, ये अपना नॉर्मल अकाउंटिंग जीपी रेशियो. सेकंड, ये लास्ट ईयर का है लेकिन ना, अभी इंश्योर्ड अनइंश्योर्ड ऐसा कुछ नहीं है. क्यों इंश्योर्ड अनइंश्योर्ड कुछ नहीं है? हमको तो खुद को ही देखना है पॉलिसी कितने की लूं, तो सबके सब स्टैंडिंग चार्जेस हम तो लेंगे ना, फुल पॉलिसी लेनी है तो. सेकंड, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड सेल्स in current year for policy to be taken. Third, calculate expected gross profit amount. ये कैसे होगा? GP ratio into expected sales. Fourth, additional standing charges to be incurred. ये amount of policy. लिख दिया इतना. हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे. हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वही सीएम पूछेगा. क्वेश्चन है, क्या मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं? आपने लिख दिया ये? यस सर. क्वेश्चन लिखना होगा आपको. A trader wants to take profit policy with indemnity period of 6 months, but he is not able to decide policy amount. Policy amount means yearly profit मेरा कितना होने वाला है. That following details are for
the last year. %10 of turnover, net profit था. The same trend expected in current year. To achieve additional sales, a trader has to incur additional expenses of rupees 31,250. Calculate the amount of policy to be taken. Increase in turnover expected to be 25%. ये क्वेश्चन है. ठीक है. अब जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है ना, पहले मैं सिस्टमेटिकली लिखता हूँ, तो आपका काम आसान हो जाएगा. स्टार्ट करें आगे. सो मेरा लास्ट ईयर 2015 है, तो करंट ईयर 16 होगा. तो जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मैं ट्रेडिंग या आंसर, पहला तो मैं लास्ट ईयर का ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा हूं. जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, क्या क्या अवेलेबल है? एक तो सेल्स था, फिर मटेरियल कॉस्ट होती है जिसे वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, फिर फिक्स कॉस्ट बोलते हैं, फिर एक प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट. क्या होता है? नेट प्रॉफिट. ये ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस कंबाइन कर दिया. नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट ओके, सेल्स दे दिया है, स्टैंडिंग चार्जेस 90,000 है,
नेट प्रॉफिट 10% ऑफ टर्नओवर। बस इतनी इंफॉर्मेशन है। तो आप बता सकते हैं मेरी वेरिएबल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट कितनी होगी? क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरी मटेरियल कॉस्ट कितनी होगी? बताओ। बैलेंसिंग फिगर 3,15,000, ये लास्ट ईयर का है। अब बताओ करंट ईयर में पॉलिसी कितनी लूं? तो आंसर को अभी अभी मैंने आपको स्टेप लिखा है, नोइंगली और अननोइंगली बस फॉलो करते जाओ। क्या? सबसे पहला, कैलकुलेट लास्ट ईयर जीपी रेशियो। आप ये अकाउंटिंग वाला जीपी करो, कोई भी जीपी करो, आप मतलब नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस ऐसे जीपी ले लो, और यही जीपी ऐसे भी मिल जाएगा ना, 450 सेल्स है माइनस वेरिएबल कॉस्ट, एक ही बात है ना, जीपी तो वही होता है। 45 प्लस 90 करो या 450 माइनस 315 करो, एक ही बात है। बताओ ये मेरा जीपी रेशियो कितना है? जीपी रेशियो कितना है? बताओ। क्या बता सकते हैं मेरा जीपी रेशियो कितना आया? कोई लोग मुझे आंसर दो चैट में। हाँ, 30%। 30%, वेरी गुड, वेरी राइट। अब स्टेप फॉलो करो, अपने आप समझ जाएगा। सो आपने स्टेप 1 कर दिया। सेकंड, एक्सपेक्टेड सेल कितना होगा अभी 2016 में? सिर्फ 560 to 500। बिल्कुल सही, वो मेरा एक्सपेक्टेड सेल है, वेरी राइट। मेरे को जरा बताओ कैसे आया? बिल्कुल सही, लास्ट ईयर सेल प्लस या बिल्कुल सही। ओके, अभी देखो हमने कुछ स्टेप लिखा। कैलकुलेट लास्ट ईयर जीपी रेशियो हो गया। कैलकुलेटेड एक्सपेक्टेड सेल इन द करंट ईयर फॉर विच पॉलिसी टू बी टेकन। सो सेकंड, expected sales in current year 2016, बराबर है, जिसके लिए मुझे पॉलिसी लेना है। कितना आया? आपने कुछ आंसर भी दिया, तो आंसर है मेरा लास्ट ईयर का क्या सेल था, और सेल में कितना परसेंट इंक्रीज होने वाला है। बताइए। $450, ये मेरा सेल्स होने वाला है। तीसरा, एक्सपेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? एक्सपेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? 30%। कितना होता है 30%, जरा बताइए। So 168,750। 168,750। एंड एडिशनल स्टैंडिंग चार्जेस कितना बनेगा? एक्स्ट्रा रेंट कितना लगेगा? दिया है वो भी किधर तो? 250। नहीं नहीं, हाँ 31,250 हमको एडिशनल एक्सपेंस लगने वाला है। 31,250 मुझे एडिशनल एक्सपेंस लगने वाला है। एडिशनल एक्सपेंस इज नथिंग बट द एडिशनल स्टैंडिंग चार्जेस। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया? और एक क्वेश्चन करते हैं, इसी स्टाइल का है, सीए में पूछा, ये सब सीए में पूछे गए क्वेश्चन है। स्टार्ट करें।
please wait for a minute. हाँ हाँ, I'll wait. आपके पास दिख रहा है ना, बट क्वेश्चन दिख रहा है ना, आंसर और क्वेश्चन दोनों? Yes sir, yes sir. मेरा जीपी क्या होने वाला है नेक्स्ट ईयर, और कुछ एडिशनल फिक्स कॉस्ट लगेगी तो वो भी तो मांगना पड़ेगा ना, नहीं तो हमारा नुकसान हो जाएगा. एक्सपेक्टेड जीपी कितना होने वाला है प्लस स्टैंडिंग चार्जेस कितना होने वाला है? क्या मैं स्टार्ट करूं आगे? Yes sir, thank you. क्वेश्चन स्टार्ट करो. X Limited wants to take loss of profit policy. Turnover during the year during the current year is expected to increase by 20%. Wait a minute, just 1 minute. The company will avail the overdraft facility from the bank at 15% per annum interest to boost, to achieve, to boost up the sales, achieve the sales. The average overdraft facility will be 13 lakh. All other fixed expenses will remain same. Following are the details available for the last year. Fixed expenses, salaries, rent,
traveling, postage, director's fees, audit fees, variable expense, miscellaneous income, net profit. Calculate amount of policy to be taken for current year. So current year is the next year to the last year. चले चलो सबसे पहले ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बना दो लास्ट ईयर का। शुरू करें, बताओ लास्ट ईयर का ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बना दो। आंसर लास्ट ईयर का ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बना दो। क्या बना सकते हैं? क्या क्या दिया है? सेल्स मालूम नहीं है कितना है, और क्या दिया है? वेरिएबल एक्सपेंस 48 लाख, और क्या दिया है? मिसलेनियस इनकम 140, और क्या दिया है? फिक्स्ड कॉस्ट जिसको स्टैंडिंग चार्जेस बोलते हैं। क्या बता सकते हैं कितना है फिक्स कॉस्ट? ये फिक्स कॉस्ट है ना टोटल। सो फिक्स कॉस्ट आ गया, वेरिएबल आ गया, मिसलेनियस इनकम, नेट प्रॉफिट। कौन सा फिगर दिया ही नहीं है? क्या बता सकते हैं कौन सा अमाउंट दिया ही नहीं है? क्या बता सकते हैं कौन सा अमाउंट दिया ही नहीं है? सेल्स का बिल्कुल सही। वो कैसे मिलेगा? बैलेंसिंग फिगर। या ठीक है।
6640 minus 140, 65। बस अभी आप स्टेप फॉलो करो, एक के बाद एक स्टेप्स फॉलो करो। क्या है फर्स्ट स्टेप? फाइंड जीपी रेशियो ऑफ लास्ट ईयर। क्या आप में से कोई आंसर देना चाहते हैं? जीपी रेशियो कितना पॉइंट में है? ऑड फिगर। या तो आप जीपी अपॉन सेल्स कर दो, या तो नेट प्रॉफिट से रिवर्स भी जा सकते हैं, एक ही बात है। जीपी अपॉन सेल्स करते तो आप बता सकते हैं पहला तो जीपी कितना है। 65 लाख में से मटेरियल कॉस्ट चला गया, कितना बचा? 17 लाख। So 26.155. आप 4-5 डेसिमल लिखो ना तो आपको थोड़ा राउंड फिगर मिलता है। बाद में शायद राउंड फिगर। अच्छा, यही और कोई अलग मेथड से कर सकता हूँ यही जीपी? और पता है नेट प्रॉफिट में हम क्या ऐड करते हैं? स्टैंडिंग चार्जेस। और क्या माइनस करते हैं? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या आप ऐसा भी कर सकते हैं? हाँ, याद है ना, ऐसा कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट Yes, प्लस sir. स्टैंडिंग चार्जेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, एक ही तो बात है। ये ऊपर से, ये टॉप डाउन है, ये बॉटम अप है, बात तो वही है। ठीक है, अभी स्टेप 2 क्या है याद करिए, मेरे को नोटबुक देख के बोलो। मैं 2 मिनट रुकूं क्या? क्या पूरा सम करना चाहते हैं? चलो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो मैं 2 मिनट रुकता हूं तो आप देखो कर सकते हैं क्या। स्टेप 2 क्या था? स्टेप 2 किधर है? कैलकुलेट एक्सपेक्टेड सेल्स इन द करंट ईयर। करिए जरा। कैलकुलेट expected sales in current year. लास्ट ईयर का मेरा 65 लाख। क्या इसमें कोई चेंजेस होने वाला है? क्या सेल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ऐसा कुछ लिखा है? बताइए बताइए। हाँ सर, 20% इंक्रीज है। 20% increase. ओके, तो मेरा जो लास्ट ईयर का सेल्स था उसमें आप 20% इंक्रीज कर दो। बताइए स्टेप 3 क्या है?
Calculate expected gross profit. कितना आ गया? 39,999, मतलब 40,000। क्या बता सकते कितना ये फिगर? क्या ये 20,40,000 फिगर है? Yes. 20,39,999 रुपीज 52 पैसे। ऐड क्या करूं? क्या कोई स्टैंडिंग चार्जेस इंक्रीज हो रहा है? हाँ, कौन सा? फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ो, क्वेश्चन का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ो, रीड करो फर्स्ट पैराग्राफ। क्या लिखा है क्वेश्चन का फर्स्ट पैराग्राफ में? X Limited wants to take a loss of profit policy. Turnover will go up by 20%, but company will have to take the overdraft facility from bank at 18%, 15% per annum. So हमारी कौन सी कॉस्ट बढ़ जाएगी? फाइनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। एंड एवरेज बैंक ओवरड्राफ्ट 13 लाख है। तो क्या करूं मैं? सोच के बोलो। हमारी 15% इंटरेस्ट लगेगा 13 लाख के ऊपर। ये मेरा एडिशनल एक्सपेंस हो गया। सो मेरे को पॉलिसी कितने की लेनी है? चले, चलिए एक आखिरी लेकिन बड़ा समय, इंटरेस्टिंग भी है, स्टार्ट करूं? कितने लोग का आंसर आया था ये? ओ वेरी गुड, मुझे 25 का आंसर दिख रहा है। मेरे पहले फास्ट कर दिया उसने, और किसी ने फास्ट कर दिया था? क्या मैं आगे जाऊं? Yes, sir. Yes, sir. लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट क्वेश्चन है, फटाफट लिखना, खत्म हो जाएगा तो अच्छा है। क्वेश्चन फटाफट लिखना। A firm has decided to take out a loss of profit policy for the year 2016. Suppose ये current year है तो previous year 15 है, and given the following information. For the last accounting year, last accounting year 2015, variable manufacturing
expenses okay standing charges net profit rupees 80,000 non-operating income 2,500 and sales 18 lakh okay अब क्वेश्चन क्या है compute the sum to be insured compute the sum to be insured in each of the following alternatives for the year current year 2016 last year 15 था पहला क्वेश्चन if sales increase by 15%. Second question, if sales increase by 15% and only 50% of 50% of present standing charges to be insured. If sales and variable expenses increase by 15% and standing charges will increase by 10%. Fourth question, if sales increase by 15% and variable expenses will decrease by 5%. If sales will increase by 10% and standing charges will increase by 15%. 6. If the turnover
and standing charges will increase by 15% and variable expenses will decrease by 10%, but only 50% of the present standing charges are to be insured. क्वेश्चन खत्म हुआ. ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया. शुरू करें. ऑलराइट, अभी आप अपना फॉर्मूला चेक करो. अभी देखो, मटेरियल प्राइस बढ़ रहा है, लेबर प्राइस घट रहा है, मतलब जीपी रेशियो भी चेंज हो जाएगा. जहां जहां भी मटेरियल मतलब वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है, जीपी रेशियो भी चेंज होता है ना. यू अंडरस्टैंड और नॉट? मटेरियल कॉस्ट एंड जीपी रेशियो है इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर. सो हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है? अल्टीमेटली मेरी लॉस ऑफ प्रॉफिट है क्या? बताओ. What plus what is my policy? Give me two figure. What plus what is my policy? What plus what is my policy? Additional. Give me two figure. What plus what is my new policy? Sir, expected GP plus additional standing charges. ठीक है, right. Expected GP plus additional standing charges. Clear? तो देखो अभी मैं कितनी कॉलम बना रहा हूं. आप एक मिनट रुक जाओ so that you come to know कॉलम कितनी बनानी है. Statement of computation, या तो स्टेटमेंट शोइंग computation of sum insured under various situation, various cases. ओके, एक इधर हम लोग पर्टिकुलर्स लिखेंगे. टोटल कितने केसेस है बोलिए? Sir, 6. 1 2 3 4 5 6. ठीक है, आपको पहले एक पेज में बिठाना होगा सोच के. पहले 1 मिनट रुक जाओ, खाली 1 मिनट आप बाद में लिखना. चलो ठीक है. अब मैं इधर कुछ लिखता हूं, आप जस्ट रुकना, खाली ये बताना सही लिख रहा हूं कि गलत लिख रहा हूं. मैं लिखेगा एक्सपेक्टेड जीपी बराबर है प्लस
एडिशनल इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, मतलब जो स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर करने वाला हूं, तो इंश्योर ही नहीं करने वाला तो कहाँ आएगा? क्या ये अमाउंट ऑफ क्लेम आएगी कि नहीं आएगी? ये दो फिगर का टोटल। इंश्योर वर्ड भी नहीं लिखा, एडिशनल स्टैंडिंग चार्जेस लिखा तो भी सही है, क्योंकि चार्जेस है तो इंश्योर तो करेंगे। बाय चांस कोई चार्जेस घट गया, फिक्स कॉस्ट डाउन हो गया, तो डिक्रीज कर देंगे। पहला खाली इतना बताओ, ये जो मैंने लिखा है वो सही है कि नहीं? दिस प्लस दिस माइनस दिस, बाय चांस या तो इंश्योर्ड एडिशनल चार्जेस बढ़ेगा या घटेगा, दोनों एट ए टाइम नहीं होगा। पहला ये बताओ, ये जो लिखा है फॉर्मूला वो सही है कि नहीं? दिस इज व्हाट इज माय पॉलिसी अमाउंट, दिस इज व्हाट इज माय पॉलिसी अमाउंट। पहला इतना बताओ, ये जो भी लिखा है वो सही है या नहीं? हाँ जल्दी सर। बोलो। हाँ हाँ या ना? हाँ सर। हाँ, एक्सपेक्टेड जीपी प्लस एडिशनल इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, कुछ लगने वाला है तो, घटने वाला है तो माइनस कर देंगे। अब ये बताओ, एक्सपेक्टेड जीपी हम कैसे कैलकुलेट करते थे? भाई कितना सेल होने वाला है, कितना जीपी रेशियो होने वाला है। क्या यही बात मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मेरा कितना सेल्स होने वाला है लेस मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितना होने वाली है, एक लाइन में वर्किंग के लिए छोड़ देगा, एंड आई गेट द एक्सपेक्टेड जीपी। बताओ ये भी सही है या गलत है? सेल्स लेस वेरिएबल एक्सपेंसेस है एक्सपेक्टेड जीपी। एक्सपेक्टेड सेल वर्ड लिखो इधर भी, एक्सपेक्टेड सेल लेस एक्सपेक्टेड वेरिएबल एक्सपेंस। तो एक्सपेक्टेड जीपी हुआ या नहीं हुआ? यस सर। हाँ सर। सपोज मेरा अभी का सेल्स 10 लाख है, अभी का वेरिएबल कॉस्ट 8 लाख है, अभी का जीपी 2 लाख है, मेरा सेल 25% से बढ़ रहा है, सो 2 लाख प्लस 25% 250 हो जाता है। वो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, इसको आप 25% बढ़ा दो, 12.5, इसको 25% बढ़ा दो, तो ये भी 2.5 हो जाएगा। ऐसा भी चलता है ना, आप सेल को 25% बढ़ाओ, वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ाओ, तो ऑटोमेटिकली जीपी बढ़ जाता है। तो ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ फॉर्मेट, आई टेल यू क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सब प्रॉब्लम में ना मेरा जीपी रेशियो चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो। इसके लिए मैंने थोड़ा फॉर्मूला फॉर्मेट बदली किया। क्या आपको ये समझ में आया? पहला ये बताइए फॉर्मेट, इधर कुछ वर्किंग के लिए एक लाइन छोड़ देना, वेरिएबल एक्सपेंस के लिए 2 लाइन। तो देख लो, आपको लाइन ड्रॉ करना है और पेज में कैसे फिट करना है वो पहला देख लो, पहला इतना समझ लो। मेरे पास जो अब जो अमाउंट है ना, एक एक ईयर का 2 सेंटीमीटर का करेंगे तो हो जाता है। क्या आपको ये फॉर्मेट समझ में आया? अल्टीमेटली मुझे एक्सपेक्टेड जीपी चाहिए। आप एक्सपेक्टेड सेल्स इनटू जीपी रेशियो स्ट्रेट में कर डालो तो भी चलेगा, या तो बट वेरिएबल एक्सपेंस चेंज होता है तो फिर जीपी रेशियो चेंज हो जाता है, तब अपना डायरेक्ट वाली मेथड नहीं चलती है। इसके लिए मैंने ऐसे किया। कम ऑन, फटाफट फॉर्मेट बनाओ।
चले, आर यू रेडी विद द फॉर्मेट? मैं वेरिएबल एक्सपेंस के नीचे एक लाइन छोड़ दिया है वर्किंग प्लस माइनस से बताने के लिए, ऐसा है तो, है ना। वेरिएबल एक्सपेंस के नीचे 2 लाइन चाहे तो छोड़ दो, और प्लस माइनस बताना है तो। मेरे को अल्टीमेटली एक्सपेक्टेड जीपी से मतलब है, ये आप कोई भी अलग अलग स्टाइल से कैलकुलेट करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्यों रखा, तो सब केसेस एक साथ में सेम वे से हो जाता है। सीए इंटरमीडिएट में एक बार इतना बड़ा सा क्वेश्चन हार्डली 5-6 मार्क के लिए पूछा था, 6 केसेस 6 मार्क, लेकिन टाइम जाता है। शुरू करें, जल्दी से बोलो। यस सर। अल्टीमेटली मुझे एक्सपेक्टेड जीपी चाहिए। हाँ, सो इसके लिए मैंने जीपी रेशियो नहीं निकाला, डायरेक्टली सेल एंड वेरिएबल एक्सपेंस निकाला, वो अल्टीमेटली एक्सपेक्टेड जीपी होता है। अब सेल के ऊपर जीपी रेशियो लगाइए, या तो सेल में से वेरिएबल माइनस करो, एक ही बात होती है। ओके, पहला क्वेश्चन, इधर एक लास्ट ईयर का लिख डालते थे ना, तो ब्रैकेट में अच्छा होता था, तो बार बार मुझे देखना नहीं पड़ता था लास्ट ईयर का सेल कितना है। वर्किंग में लिख दूं इधर लास्ट ईयर का सेल, तो क्या बार बार देखना नहीं पड़ता था। इधर सेल्स के बाजू में ब्रैकेट में लास्ट ईयर वर्ड लिख दे। बताइए लास्ट ईयर का सेल कितना है? 18 लाख। एंड लास्ट ईयर की वेरिएबल कॉस्ट क्या है? 1420, बराबर है ना। ठीक है, तो उससे फायदा क्या होगा, बार बार हमको देखना नहीं पड़ेगा। अब पहला सिनेरियो, सेल विल इंक्रीज बाय 15%, वेरिएबल इज अ मटेरियल कॉस्ट, सेल विल इंक्रीज बाय 15%। तो आप बता सकते हैं नेक्स्ट ईयर का अपना सेल कितना होगा? 18 लाख का 15% बढ़ाइए, बताओ। 20,70,000। 20,70,000 सही है। बाय डेफिनेशन वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा या नहीं होगा? वेरिएबल कॉस्ट मतलब मटेरियल, दिमाग में लगाना। वेरिएबल हाँ सर कॉस्ट माने बढ़ेगा। मटेरियल, फिक्स कॉस्ट नहीं है, वेरिएबल है, हाँ सर बढ़ेगा। वो तो कंपलसरी बढ़ेगा। तो बताओ नया वेरिएबल कॉस्ट कितना है? वेरिएबल कॉस्ट बाय डेफिनेशन बढ़ता है सेल के साथ, तभी तो नाम वेरिएबल है। बताओ। 16,33,000। वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो मेरा एक्सपेक्टेड जीपी 437 है। नो एडिशनल स्टैंडिंग चार्जेस, नो सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस। पॉलिसी अमाउंट, आप अपनी ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते थे, नया सेल के ऊपर जीपी रेशियो लगाओ तो 437 ही आएगा। सेकंड आप करिए, सेकंड केस। पता है आपने नोइंगली और अननोइंगली कुछ एज्यूम कर दिया अभी। The above solution is based on the assumption that आपने जब मटेरियल कॉस्ट भी 15% बढ़ाया, मतलब क्या एजम्पशन किया पता है? दैट इंक्रीज इन सेल्स
is due to volume increase in sales. कुछ उसका मतलब समझ रहे हैं क्या आप? अरे भाई, लास्ट ईयर सपोज मैं 100 यूनिट बेचता था, अभी 15% सेल बढ़ गया तो 115 यूनिट हो गया, मतलब मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने खाली सेल प्राइस बढ़ाया है, क्वांटिटी ऑफ सेल नहीं बढ़ाया तो फिर वेरिएबल कॉस्ट नहीं बढ़ता है। बट हम एज्यूम करते हैं सेल 15% से इंक्रीज हुआ है, मतलब बिजनेस बढ़ा है मेरा, क्वांटिटी ऑफ गुड सोल्ड बढ़ा है, तभी तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, वरना तो जीपी चेंज हो जाता है। क्या आप में से कोई सेकंड बता सकते हैं क्या है? So above solution is based on the assumption that increase in sale is due to, आप marginal costing में हमेशा यही तो assume करते हैं। Okay, second question. Sale increased by 15% and only 50% of present standing charges to be insured. ठीक है, पहला तो सेल को तो बढ़ाओ 15%, बताओ। सो मेरा सेकंड ईयर का सेल्स बताओ, वही तो सेल इंक्रीज बाय 50%, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट में भी तो वही लिखा था। सो 18 लाख प्लस 15%। अरे तो मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? अरे क्वांटिटी ऑफ सेल बढ़ता है तो मटेरियल कॉस्ट भी तो बढ़ती है ना। बताइए। प्लस 15,000 होगा राइट, स्टैंडिंग। स्टैंडिंग चार्जेस का क्या कहना है? सो उसका 50% वैसे तो कंसिडरेशन मेरा हो रहा है। स्टैंडिंग चार्जेस, वैसे तो हमारा स्टैंडिंग चार्जेस 150 होने वाला है, मगर हम इंश्योरेंस कंपनी को क्या बोलेंगे? 150 का पॉलिसी निकालना है स्टैंडिंग चार्जेस में। हम बोलेंगे नहीं, मुझे तो ओनली 50% निकालना है ना, लिखा है ना, ओनली 50% ऑफ प्रेजेंट स्टैंडिंग चार्जेस टू बी इंश्योर्ड। तो क्या करूं मैं? बाकी का 50% माइनस कर देंगे। हाँ, हम इंश्योरेंस कंपनी को बोलेंगे हमारी फिक्स कॉस्ट तो डाउन हो रही है, हमको इंश्योरेंस नहीं निकालना है। मीनिंग ये होगा ना, मेरे को अनइंश्योर्ड रखना है, इट मींस मेरा स्टैंडिंग चार्जेस घट रहा है, डाउन हो रहा है, ऐसा मैं इंश्योरेंस कंपनी को बता रहा हूँ। यस। मेरे को कुछ स्टैंडिंग चार्जेस कंपेयर टू प्रीवियस ईयर नहीं इंश्योरेंस निकालना है, तो मैं इंश्योरेंस कंपनी को बोलेगा एक कॉस्ट नहीं लगने वाली है, और लग भी गई तो मैं इंश्योरेंस कंपनी को जिम्मेदार नहीं मानेंगे, ऐसा मीनिंग होता है। चलो मैं देखता हूं आप तीसरा सही तरीके से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तीसरा सही तरीके से करना, मटेरियल कॉस्ट अच्छी तरह से निकालना। तीसरे में मटेरियल कॉस्ट अच्छी तरह से निकालना। सेल एंड वेरिएबल कॉस्ट बोथ विल इंक्रीज बाय 15%। स्टैंडिंग चार्जेस तो बाद में बात करता हूं मैं, मुझे मटेरियल कॉस्ट ठीक से निकाल के दो। सेल भी बढ़ रहा है 15% से, मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ रहा है 15% से। चलो चैट में आंसर लिखो मटेरियल कॉस्ट का, मैं भी देखता हूं ना तुम लोग कितने इंटेलिजेंट है। वैसे तो है, एटलीस्ट 12th स्टैंडर्ड का स्कूल का सर्टिफिकेट बताता है आप इंटेलिजेंट है। बट अभी अभी तो होली का त्यौहार गया ना, फेस्टिवल गया, पता है ना हम लोग साल भर क्या बोलते आ रहे हैं अपनी मार्कशीट के बारे में? साल भर से हम लोग अपनी मार्कशीट के बारे में क्या बोल के आ रहे हैं? उसकी जेरोक्स कॉपी के बारे में। बुरी बात सुन के बुरा लग रहा है क्या? प्रत्युष का आंसर है 1877 950। आकृति का भी वही आंसर है।
और किसी का आंसर? 2 ही आंसर आया है मेरे पास अभी तक तो मेरे पास 2 ही आंसर आए हैं। प्रत्युष एंड आकृति का ही आंसर आया है। ओ 20 लोग का आंसर है और मजे की बात है कि ऑल 20 पीपल हैव गिवन मी द करेक्ट आंसर। वेरी नाइस। मतलब 20 लोग, मोहित ने भी सही आंसर दिया। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। मटेरियल कॉस्ट 15% बढ़ रही है। मैं तो ऐसा बोलता हूं मटेरियल कॉस्ट नहीं बढ़ाना है। चलो तो मेरी मटेरियल कॉस्ट कितनी होती थी? मतलब खाली पेपर में इतना दिया है सेल इंक्रीज, तो मैं क्या करता था, सिर्फ इतना लिखते थे ना, सेल इंक्रीज बाय 15%। तो भी मुझे सपोज सेल इंक्रीज बाय 15% बोलते हैं तो मेरी मटेरियल कॉस्ट इतनी आती थी। खाली सेल इंक्रीज बाय 15% है तो मेरी मटेरियल कॉस्ट 16,33,000 आती थी। बिकॉज मटेरियल कॉस्ट तो हमेशा प्रोपोर्शन टू सेल बढ़ता ही है। सो 14,20,000 में 15% इंक्रीज कर दिया। एज्यूमिंग मटेरियल कॉस्ट नहीं बढ़ती है, ओनली सेल बढ़ता है। लेकिन अभी सप्लायर ने मटेरियल का प्राइस बढ़ा दिया है। कितना मटेरियल का प्राइस बढ़ा दिया है? और 15%। अभी यहाँ मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, मतलब सप्लायर ने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। सप्लायर ने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया 18,77,950। बिल्कुल सही। देखो पहले वाला जो 15% इंक्रीज किया वो तो सेल के लिए है। सो 1420 लास्ट ईयर का है, उसमें मेरा 15% तो क्वांटिटी ऑफ सेल बढ़ गया है। दैट बिकम 1633। मटेरियल प्राइस नहीं बढ़ा है और 15% मटेरियल प्राइस बढ़ा है। वेरी गुड। सो दैट मेक्स 192,050। अभी स्टैंडिंग चार्जेस के बारे में क्या दिया है? कुछ तो दिया है, चेक कर लेते हैं। कुछ तो करते हैं। किधर है? तीसरा पॉइंट चल रहा है ना, एंड स्टैंडिंग चार्जेस विल इंक्रीज बाय 10%। मेरा पहले का स्टैंडिंग चार्जेस 1,50,000 है, 1,50,000 में मुझे 10% स्टैंडिंग चार्जेस बढ़ाना है। लैंडलॉर्ड ने रेंट बढ़ा दिया है। ऑफ कोर्स हम तो फुली इंश्योर्ड करने वाले हैं। सही है, वेरी गुड। फोर्थ करिए आप। अभी आपको नोइंगली और अननोइंगली एजम्पशन लिखना है तो लिख सकता हूं। इन थर्ड, अभी थर्ड था ना, 15% इंक्रीज in variable expenses has been calculated after proportionate increase in variable expense due to increase in volume turnover। मतलब पहला तो मेरा वॉल्यूम, क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम बढ़ गई थी, फिर मेरी प्राइसेस बढ़ी थी। वैसे फर्स्ट एडजस्टमेंट में वॉल्यूम टर्नओवर के बारे में तो लिखा ही है। चले, इन थर्ड, increase in variable expense has been calculated after proportionate increase in variable expense due to increase in volume turnover। वैसे तो फर्स्ट एडजस्टमेंट में ये बात लिखी थी। क्या आप में से कोई फोर्थ पढ़ लिया?
सेल 15% इंक्रीज हुआ, बट वेरिएबल एक्सपेंस 5% डिक्रीज हुआ। एनीवे, सेल को तो बढ़ाओ 15%, सेल तो 15% बढ़ गया, लेकिन वेरिएबल एक्सपेंस 5% डाउन हो गया। क्या आप मुझे नया वेरिएबल एक्सपेंस बता सकते हैं? यस, आकृति ने तो सीधा आंसर ही दे दिया, पॉलिसी का सही है, एंड प्रत्युष ने भी पॉलिसी का आंसर सही दे दिया है। यस, सही है, बताइए। सबसे पहला 5% डिक्रीज इन वेरिएबल एक्सपेंस नहीं होता था तो मेरा आंसर क्या आता था? सबसे पहला सेल इंक्रीज हो गया 15%। यदि वेरिएबल एक्सपेंस में प्राइसेस सप्लायर नहीं बढ़ाता है तो मेरा आंसर 1633 होता था, लेकिन सप्लायर ने 5% प्राइसेस डाउन कर दिया है। अच्छी बात है, तो फिर मेरा वेरिएबल एक्सपेंस भी डाउन हो जाएगा। अच्छा ही है ना ये तो। 51,350, ये तो अच्छी बात है। सान पिक्चर का एक डायलॉग है, मुगाम्बो खुश हुआ। चलिए, हाँ, स्टैंडिंग चार्जेस के बारे में कुछ दिया ही नहीं है। फोर्थ में कोई स्टैंडिंग चार्जेस की एडजस्टमेंट नहीं है। फिफ्थ में क्या है? सेल इंक्रीज बाय 10% ओनली, तो पहले तो वो करो। सेल इंक्रीज बाय 10%, बट वेरिएबल एक्सपेंस, फिफ्थ में है क्या है? सेल इंक्रीज बाय 10% and standing charges will increase by 15%. स्टैंडिंग चार्जेस बाद में, पहले सेल करिए, 10% सेल बढ़ाओ। फिफ्थ में 10% सेल बढ़ाओ, सो आपको 18 लाख का 10% 180 बढ़ा दो, 1980। वेरिएबल कितना होगा? वेरिएबल उसको भी तो 10% बढ़ाना है ना। मेरा नॉर्मल वेरिएबल एक्सपेंस 1420 है, तो अपोर्शनेट वो भी 10% तो बढ़ेगा ना। सो क्वांटिटी ऑफ सेल 10% अप हो गया, तो मटेरियल कॉस्ट भी तो 10% तो अप होगा ना। 1420 में तो 10% बढ़ाओ ना। ठीक है, एंड स्टैंडिंग चार्जेस विल इंक्रीज बाय 15%। मेरा लास्ट ईयर का 180 है, ये 150 है। कितना है? 150 है ना। मेरा पहले का स्टैंडिंग चार्जेस कितना है? 150 है। 15% बढ़ाओ, बताओ कितना बढ़ाओ? 15%, बताइए। 22,500. सिक्स्थ करिए। सिक्स्थ में क्या है? टर्नओवर एंड स्टैंडिंग चार्जेस इंक्रीज बाय 15%। टर्नओवर, स्टैंडिंग चार्जेस बाद में बात करते हैं। एंड वेरिएबल एक्सपेंस विल डिक्रीज बाय 10%। सेल
15% बढ़ाओ, वेरिएबल एक्सपेंस घटाओ, गेट मी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। स्टैंडिंग चार्जेस की बात बाद में करते हैं। ओके, सो सेल के बारे में क्या लिखा है लास्ट में? टर्नओवर विल इंक्रीज बाय 15, तो 15 तो सब में बढ़ ही रहा है ना हमारा। सपोज टर्नओवर 15 बढ़ रहा है तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट 1633 तो हो ही जाती थी, क्योंकि ये तो 15% तो वॉल्यूम इंक्रीज है। लेकिन बाद में बोला है वेरिएबल एक्सपेंस विल रिड्यूस बाय 10%, तो इसमें से 10% माइनस कर दो। सप्लायर ने प्राइस डाउन कर दिया है, सप्लायर ने प्राइस घटा दिया है। आगे आगे क्या है? स्टैंडिंग चार्जेस विल इंक्रीज बाय 15%, बट आगे लिखा है ओनली कुछ वर्डिंग है ना। मैं मानता हूं स्टैंडिंग चार्जेस विल इंक्रीज बाय 15%, बट इंश्योरेंस किसका निकालना है? ओनली 50% ऑफ द प्रेजेंट चार्जेस आर टू बी इंश्योर्ड। तो मैं मानता हूं नया चार्जेस तो इंश्योर करना ही नहीं है, और पुराना जो 150 है उसमें से भी 50% नहीं आने वाला है। सो पुराने में से 50% रिड्यूस हो गया और नया तो आने वाला ही नहीं है। तो हमने क्या किया 6th में? इन 6th न्यू एडिशनल स्टैंडिंग चार्जेस आर इंश्योर्ड और नॉट इंश्योर्ड? बताओ, नया में एडिशनल स्टैंडिंग चार्जेस आर इंश्योर्ड और नॉट इंश्योर्ड? Not insured. Hence not relevant. While from old 50% reduction takes place. तो फाइनल आंसर कितना आया? फाइनल आंसर बताइए कितना आया? 525,300। तो आप लोगों का तो कुछ अलग था, आप लोगों ने तो कुछ 547 कुछ तो बोला था ना। सर वो हमने एडिशनल इंश्योर्ड चार्जेस ले लिया था इसीलिए। तो वो लिया था कि नहीं लिया था? हमने कंसीडर कर लिया था इसीलिए गलत हुआ। नहीं, कितना कंसीडर किया था? 22,500 22,500 का कंसीडरेशन किया तो था अभी सर। करना है या नहीं करना है, क्या लग रहा है आपको? नहीं Sir, करना I है होना चाहिए money. We have considered पहले भी ना। नहीं वो नहीं ऐसा नहीं, हमको तो क्वेश्चन फॉलो अप करके वर्डिंग के हिसाब से जाना है ना। बट सर वो एडिशनल एक्सपेंसेस में तो मैटर ही नहीं करता ना कि इंश्योर्ड है या नहीं मैं नहीं। मानता हूँ, नहीं एडिशनल एक्सपेंस लेना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट प्रोवाइडेड वो इंश्योर्ड है। तो हमने क्या लिखा, हमने क्या माना है?
see it's a purely an assumption, but only word है इसके लिए, only 50% of present charges are to be insured. तो एडिशनल के बारे में कुछ बोला नहीं है, मैं मानता हूं इंक्रीज हुआ है, तो शुड आई इंश्योर, बाय चांस मैं इंश्योर करता हूं, हाँ, तो इधर लिखेगा, यू गॉट माय पॉइंट. बट मेरे assumption में मैंने ऐसा लिखा है, न्यू एडिशनल चार्जेस आर नॉट इंश्योर्ड, इसके लिए मैंने ऐसा लिखा है. बट सपोज पुराने में से मैं 75 करता हूं रिड्यूस, एंड नया पूरा करता हूं, तो आपका ऐसा आ जाएगा. यू गॉट माय पॉइंट. तो अकॉर्डिंगली जो भी आंसर चेंज होता है. क्लियर हुआ? So अगर हम Sorry? assumption में if we write in the assumption that हमने standard standing charges को include किया है, so we can do that and include it. या क्योंकि क्लैरिटी नहीं है ना क्वेश्चन में. Okay. सर क्वेश्चन के वर्डिंग के हिसाब से तो सर हाँ क्लियर है कि सिर्फ 50% प्रेजेंट स्टैंडिंग चार्जेस लेना सर, मतलब 75,000 रिगार्डलेस वो तो कितना लिया भी. मैंने. हाँ सर, नहीं वही मैं बता रहा हूँ, समझ में आ गया. हाँ, सो अभी ये एडिशनल के बारे में अपनी समस्या थी, बट इधर ओनली वर्ड है, ओनली 50% ऑफ प्रेजेंट आर टू बी इंश्योर्ड, बाकी सब नहीं इंश्योर्ड करना है, ऐसा मीनिंग मेरे को दिख रहा है. हाँ, दैट इज व्हाट इज माय इंटरप्रिटेशन. बट डिपेंडिंग अपॉन द इंटरप्रिटेशन, हमको तो कॉन्सेप्ट सीखना है कि क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, रादर देन द इंग्लिश. ठीक है. सो स्टैंडिंग चार्जेस 15% बढ़ रहा है, वो तो ठीक है, बट वर्ड है, वापस बट वर्ड है, बट ओनली 50% ऑफ प्रेजेंट चार्जेस आर टू बी इंश्योर्ड. तो हमने क्या एज्यूम किया इधर, न्यू के बारे में क्या एज्यूम किया है? 75,000 होगा. नहीं, न्यू के बारे में क्या एज्यूम किया है? सो इररिलेवेंट है. They are not हाँ, insured. क्योंकि वो इंश्योर्ड नहीं है, ऐसे मैं मानता हूं. एंड फ्रॉम ओल्ड 50% रिडक्शन टेक. 50% is insured. बट फॉरगेटिंग द इंग्लिश, तुमको टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे करना है ये अभी? यस सर. Yes. यस सर. ये वाली कहानी खत्म हो गई. नॉट ओनली हमारी कहानी खत्म हो गई, वीडियो देखने वाले आपको इंटरसीए का कंप्लीट सिखाया गया है. जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, फॉर देयर इंफॉर्मेशन, किधर गया?